मैनेजर को जब पता चला कि प्रणव ने अभिनव के साथ क्या किया था तो उसका दिमाग गर्म हो गया। बैंक में भले ही उसका दिमाग कंप्यूटर चलाता हो, लेकिन उसका दिल आज भी गोलियां चलाता था। उसने गोली की रफ्तार से प्रणव को अपने कैबिन में हाजिर होने के लिए कहा। तब तक अभिनव ने उसकी टेबल पर अपना फटा हुआ चेक रख दिया था। इतने में प्रणव वहां आया और पहले अभिनव को हीन भावना से और फिर मैनेजर को मुस्कुराते हुए देखने लगा। मैनेजर ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुमने इन साहब का चेक किससे पूछकर फाड़ा? अभिनव के लिए साहब शब्द प्रणव से सुना नहीं गया। उसने कहा, सर ये डिलीवरी वाला है, फर्जी चेक लेकर बैंक में आया था। इसे क्या लगा यहाँ हम लॉटरी खोलने बैठे हैं? मैंने इसके चेक की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चेक की थी, कोई रिलेवेंट डाटा था ही नहीं। सच बोल रहा है? मैनेजर ने पूछा। यह सुन प्रणव को धक्का लगा। अभिनव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। प्रणव ने हिचकिचाते हुए कहा, आपसे झूठ क्यों कहने लगा? तुझे पता है ये डिलीवरी बॉय किसका चेक लेकर आया है? अकरम सर का। क्या? हाँ, तूने इसके साथ जो किया वो ठीक है, लेकिन अकरम सर को अगर पता चला कि तूने उनके चेक का ये हाल किया है तो वो तेरे साथ क्या करेंगे जानता है ना? मैनेजर ने कहा। अकरम का नाम सुनते ही प्रणव की हालत खराब हो गई थी। इतने में मैनेजर ने कहा, एक काम कर, वो रही टेप और ये रहा चेक, इसका एक एक टुकड़ा जोड़। क्या सर? तुझे नौकरी से निकाल रहा हूं। नहीं सर, मैंने क्या किया? शाबाश, ये तुझे सुनाई दे गया और इससे पहले जो कहा वो है? मैनेजर ने कहा और अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अभिनव का प्रणव को देख हंसने का मन कर रहा था, पर वो मुश्किल से अपने आप पर काबू करके बैठा था। बलराज ने जब अपना गला साफ किया तो प्रणव घबराया और टेबल पर पड़े चेक के टुकड़ों को देखने लगा। अगर उसे पता होता कि उसे इन्हें फिर से जोड़ना पड़ेगा तो वो इतना फाड़ता ही नहीं। उस चेक के कम से कम 50 टुकड़े हो गए थे। प्रणव ने मैनेजर की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए बोला, सर बैठकर कर सकता हूं क्या? मैनेजर ने नहीं सुनने का नाटक किया। प्रणव समझ गया था आज उसकी क्लास लगने वाली है। उसने टुकड़ों को टेबल पर बिछाना शुरू किया तो मैनेजर ने कहा, अकरम सर का चेक है ये, अच्छी तरह से जोड़ना। 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं, गड़बड़ करेगा तो पिछवाड़े पर लात मारकर ऐसा बाहर करूंगा कि दुनिया के किसी बैंक के अंदर जाने लायक नहीं बचेगा, समझे? प्रणव को अकरम के चेक और मैनेजर की भाषा दोनों ने हैरान कर दिया था। उसने घबराते हुए अभिनव को देखा और फिर चेक के टुकड़े जमाना शुरू कर दिया। अभिनव को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि वो तो अपनी शिकायत लेकर मैनेजर के पास आया था, लेकिन प्रणव ने ना जाने ऐसे कितने ही अभिनव के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया होगा। उधर प्रणव को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज और उसका मैनेजर एक फटीचर से डिलीवरी बॉय की मदद क्यों कर रहे थे। आखिरकार प्रणव ने चेक को बड़ी मेहनत से जोड़ा और मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने उसे देखा और प्रणव को बाहर जाने का इशारा कर दिया। जैसे ही प्रणव बाहर गया तो मैनेजर ने अंदर से कमरे का दरवाजा लॉक किया और अभिनव के पास आते हुए बोला, टाइगर, तुम इतने सालों से कहाँ थे? पहले ये बताओ कि तुम मेरे पापा से कैसे जुड़े हुए हो? मैं उनकी टीम का हिस्सा हूं, मैनेजर ने जवाब दिया। इतने में बलराज ने कहा, टाइगर वापस तो आ गया है, लेकिन मोंटी के वापस आने तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना गेम हो जाएगा। हाँ, बलराज सही कह रहा है टाइगर। साला हम शेरों के बीच एक भेड़िया घुसाया है। वो तुम्हारी और हमारी सारी खबर हमारे दुश्मनों को देने वाला है, इसलिए संभल कर रहना पड़ेगा टाइगर। भेड़िया? तुम्हारा मतलब जासूस? अभिनव ने पूछा। बलराज ने कहा, हाँ, इसके बारे में मोंटी तुम्हें डिटेल में बताएगा, और तब तक गुफा से बाहर आना नहीं, और आओ तो अंधेरे में। इस बीच हमें तुम्हारे पापा यानी हमारे संजय के कातिल का भी पता लगाना है, और साथ ही ये भेड़िया। अभिनव के मन में इन दोनों चीजों से जुड़ा बस एक ही नाम आया, मोंटी। जिस तरह से राणा ने संजय को धोखा दिया था, अभिनव को पूरा भरोसा था कि मोंटी भी अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चलेगा। उसे इन लोगों पर तरस आ रहा था जो राणा को अपना सगा मानते थे। अभिनव ने बलराज को देखा और बोला, इस ग्रुप में और कौन कौन है जिससे अभी मिलना बाकी है? मैनेजर ने कहा,
इस ग्रुप में है मोंटी, अकरम, बलराज, मैं यानी डीके, इक्का, पार्कर और अलायना। क्या? अलायना? यानी हमारे ग्रुप में एक लड़की भी है? हाँ, इससे पहले उसकी माँ इस पोजीशन पर थी। 1 साल पहले उसकी डेथ हुई तो अलायना उसकी जगह पर आई है। टाइगर, वो लड़की नहीं, आग है, आंधी है, चलता फिरता अंगारा है। मैं अपनी जिंदगी में अलायना जैसी किसी से नहीं मिला। शक्ल, अक्ल और तेवर उसके पास तीनों है। मैं समझा नहीं, अभिनव ने कहा। बलराज उसके पास आया और बोला, जिद्दी, उसके आगे मुझे अपनी जिद कुछ नहीं लगती। कहने को ग्रुप में वो बस एक लड़की है, लेकिन उससे पार पाना हम में से किसी भी मर्द के बस की बात नहीं है। यह सुनते ही अभिनव समझ गया था कि बलराज का इशारा किस तरफ है। अलायना को यह मनवाना कि वो टाइगर है अभिनव के लिए भारी होने वाला था। फिर भी अभिनव को यह चैलेंज लेने में मजा आ रहा था। अभिनव के मन में भी अब अलायना से मिलने की इच्छा बढ़ने लगी थी। इतने में मैनेजर यानी डीके ने कहा, तुम जल्दी से उससे भी मिल लोगे, पर वो तुमसे मिलेगी या नहीं पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि टाइगर के लिए उसे मनाना मुश्किल होगा। मैंने जैसा सोचा था यह आदमी वैसा है नहीं। बलराज की यह बात सुन डीके के कान खड़े हो गए। उसने बलराज को देखा और बोला, टाइगर ने तुम्हें रिंग में पटका क्या? यह सुनते ही बलराज जोर से हंसा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे देख डीके भी जोर जोर से हंसने लगा। आखिर में डीके ने कहा, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मैं दे देता हूं। चेक मैं अकरम के ऑफिस से री इशू करवा लूंगा। मुझे अभी 1 करोड़ रुपए चाहिए, बचे 49 करोड़ मेरे नए अकाउंट में डलवा देना, अभिनव ने कहा। और यह सुन डीके उसके लिए पैसे लेने चला गया। उसके जाते ही अभिनव बलराज के पास आया और बोला, एक बात बताओ, ये अलायना के बारे में तुम कुछ जानते हो क्या? बलराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, वैसे तो सब कुछ जानता हूं और वैसे कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? बस उसे अपनी तरफ से चिढ़ने का या गुस्सा होने का मौका मत देना, और ना ही उसके पीछे कुत्ते की तरह जीभ हिलाना। और जोक तो बिल्कुल मत मारना, वो जोक मारने वाले को जान से मार देती है। बलराज ने कहा और हंसने लगा। इतने में बलराज ने कहा, वैसे अब तुम्हें गाड़ी की जरूरत है। मैं अपने मैनेजर को बोल रहा हूं, यहां से सीधा ग्लोब मोटर्स जाओ, वहां तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी पैसे मैं भर रहा हूं, बाद में जब तुम गद्दी संभालोगे तो मुझे डबल दे देना। यह सुनते ही अभिनव जोर जोर से हंसने लगा। उसने बैंक से पैसे लिए बाहर आया और एक टैक्सी बुक करके सीधा ग्लोब मोटर्स के लिए निकल पड़ा। जल्दबाजी में वो बलराज से यह पूछना ही भूल गया था कि बलराज ने उसके लिए कौन सी गाड़ी बुक की थी। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि शोरूम का मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। उसने अभिनव को देखते ही पूछा, अभिनव गढ़वाल? मैं ही हूं, अभिनव गढ़वाल। यह सुनते ही वहां रिसेप्शन पर खड़ी दोनों लड़कियों के होश उड़ गए, लेकिन मैनेजर को अभिनव को देख कोई झटका नहीं लगा। बलराज ने उसे पहले ही बता दिया था कि अभिनव दिखने में कैसा था। चलिए मेरे साथ, मैनेजर ने कहा और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद अभिनव एक गैरेज में आ गया था। बाहर ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। मैनेजर उसे उसकी गाड़ी के पास लेकर आया। वो एक बहुत ही महंगी सी गाड़ी थी, लेकिन ऊपर से उसे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो कबाड़ हो। बलराज ने जानबूझकर उसे पुराना करवाया था ताकि कोई भी अभिनव पर उसकी गाड़ी की वजह से शक न करे। पर जब अभिनव ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैनेजर ने कहा, मैं गाड़ी के पेपर्स रेडी करवाता हूं, आप तब तक गाड़ी देख लीजिए। मैनेजर वहां से निकला और अभिनव ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए बढ़ने लगा, पर इससे पहले कि वो बैठ पाता उसे पीछे से एक आवाज आई, हेलो। ये आवाज एक लड़की की थी। अभिनव को लगा कि जरूर ये वही रिसेप्शन वाली लड़कियों में से कोई एक होगी, लेकिन जब वो पलटा तो हैरान हो गया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि चाहत थी। अभिनव ने चाहत को अनन्या के साथ अकरम की पार्टी में देखा था। चाहत और अनन्या दोस्त थी। हालांकि अभिनव ने वहां उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन वो पार्टी में लगातार अभिनव को ही देखी जा रही थी। उसे पूरा शक था कि अभिनव दुनिया को जो दिखा रहा था असल में वो वैसा नहीं था।
वो जिस तरह से अभिनव को देख रही थी उससे बड़ा अजीब लग रहा था। चाहत अभिनव के पास आई और बोली, ये सब क्या हो रहा है अभिनव? ये गाड़ी तुम खरीद रहे हो? तुम कौन हो और यहां क्या लेने आई हो? अभिनव ने तनी हुई आवाज में पूछा। चाहत को देख वो अपनी पहचान के लिए अलर्ट हो गया था। चाहत उसके सवाल पर मुस्कुराई और मीठी सी आवाज में बोली, मैं चाहत हूँ, तुम्हारी बीवी की दोस्त, और ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम यहाँ गाड़ी खरीदने कैसे आ सकते हो? अनन्या ने तो मुझे बताया था कि तुम गरीब हो। हाँ, मैं गरीब ही हूँ। ये गाड़ी तो मैं अपने बॉस के लिए लेने आया हूँ। चाहत ने उसे कुछ पल के लिए देखा और बोली, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पता नहीं, एक काम करती हूँ, मैं अनन्या को भी यहाँ बुला लेती हूँ। दूसरे की सही, पर जब वो तुम्हें गाड़ी में देखेगी तो खुश हो जाएगी। नहीं, उसे बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों बेकार में उसे परेशान करती हो तुम बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ये सुनते ही चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे चाहिए ट्रीट। क्या तुम मुझे ट्रीट पर लेकर नहीं चलोगे? देखो, मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मना करना चाहिए। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, चाहत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। ठीक इसी वक्त मैनेजर डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उसने डॉक्यूमेंट्स अभिनव को दे दिए। अभिनव भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसे पता था कि चाहत खुद एक रईस परिवार से आती थी, ऐसे में वो उसे अकरम के एक होटल में ले जाने वाला था। चाहत पूरे रास्ते रह रहकर अभिनव को देख रही थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे चाहती क्या है। जैसे ही अभिनव की गाड़ी अकरम के होटल के नीचे पार्क हुई तो अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अकरम का फोन था। हेलो, क्या हुआ टाइगर, सब ठीक? मैंने देखा तुम्हारी गाड़ी मेरे ऑफिस के नीचे आई है। उधर से अकरम ने पूछा। हाँ, वो मैं होटल में किसी के साथ लंच के लिए आया था। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। जरा ऊपर आओ, मैं तुम्हें अपना वीआईपी कार्ड दे देता हूँ ताकि तुम दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव ने फोन रखा और पलटा तो पाया कि चाहत उसके पीछे खड़ी थी। चले? हाँ, नहीं, तुम एक मिनट यही रुको, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो निपटा कर आता हूं, अभिनव ने कहा। और इससे पहले कि चाहत कुछ कहती, अभिनव वहां से निकल गया। चाहत उसे जाते हुए देख रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये अकरम का ऑफिस है, लेकिन अभिनव वहां क्या करने जा रहा था और उसे किसने फोन कर ऊपर बुलाया था? चाहत को अभिनव पर शक हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चाहत को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चल जाएगा? और क्या थे चाहत के इरादे? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।